नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था, किनशिप सिस्टम अमंग ट्राइब्स। कोई भी समाज बिना संगठन के जीवित नहीं रह सकता, ये हम सभी जानते हैं। हर समाज में संगठन पाया जाता है। ये नियम केवल आधुनिक समाजों पर ही लागू होता है ऐसा नहीं है, बल्कि आदिम समाजों में भी लागू होता है, क्योंकि आदिम समाजों में भी क्या होते थे, आपके संगठन पाए जाते थे। जनजातियों का अपना एक अलग या विशिष्ट सामाजिक संगठन होता है, और इस सामाजिक संगठन को समझे बिना हम जनजातियों के जीवन और उनके समाज की कार्यप्रणाली क्या है, इसको स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकते। तो इनके जीवन को और कार्यप्रणाली को समझने के लिए समझना होगा कि सामाजिक संगठन क्या है। सामान्य संगठन और सामाजिक संगठन शब्द सुनने को तो बहुत सरल लगते हैं, लेकिन इनको परिभाषित करना उतना ही कठिन होता है। इनका प्रयोग, संगठन और सामाजिक संगठन जो शब्द है, इनका प्रयोग हम वृहत लेवल पर भी कर सकते हैं, यानी मैक्रो लेवल पर भी कर सकते हैं, और सूक्ष्म, जिसे हम कहते हैं माइक्रो लेवल पर भी होता है। यानी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और छोटे समूहों के लिए भी इनका उपयोग हम कर सकते हैं। साथ ही कई ऐसे विद्वान हैं जो कि इनका अर्थ क्या करते हैं, सामाजिक संबंधों से और सामाजिक दृष्टिकोण के ताने बाने से लगा लेते हैं। मतलब संगठन का क्या मतलब हुआ, सामाजिक आपके संबंध या सामाजिक जो दृष्टिकोण है उसके ताने बाने से लगा लेते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना। भाई सामाजिक संबंधों के ताने बाने को आप क्या कहते हो, सामाजिक संरचना कहते हो। और संस्कृति, संस्कृति क्या है, सामान्य रूप से सीखा हुआ व्यवहार है या दृष्टिकोण है। यानी सामाजिक संबंधों से क्या मतलब हो गया, सामाजिक संरचना, और सामाजिक दृष्टिकोण के ताने बाने से यहाँ क्या मतलब हो गया, संस्कृति। तो कुछ जो है इनसे भी लगा लेते हैं। यानी सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भाई समाज की विभिन्न इकाइयों और तत्वों के परस्पर सहयोग को सामाजिक संगठन कहते हैं। इजी जो हमारे शब्द हैं, सरल शब्द है, वो क्या कहेगा कि भाई समाज की जितनी भी इकाइयां हैं, इन विभिन्न इकाइयों या तत्वों के जो परस्पर सहयोग, आपस में जो इनका सहयोग होता है, उसको क्या कहते हैं, सामाजिक संगठन कहा जा सकता है। और सामाजिक संगठन ही वह है जो कि आज के समाज में, जिसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील समाज, उसमें संतुलन लाता है। सामाजिक जो जनजातीय सामाजिक संगठन की हम बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हर संगठन, जो भी सामाजिक संगठन है, इसके कुछ आधार होते हैं, कोई ना कोई निर्णायक तत्व होते हैं, आप जिसे कह दीजिए आधार होते हैं। जनजातीय सामाजिक संगठन इतना अधिक विविधता लिए हुए होता है कि इसमें सामाजिक संगठन के जो तत्व या आधार हैं उनको हम गिनना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब या आप ये कह सकते हो प्राय असंभव ही होता है। बहुत प्रमुख समाजशास्त्री हर्स्कोविस्ट, उन्होंने बताया कि जनजातीय संगठन है या जनजातीय सामाजिक संगठन है, इसके दो आधार बताए इन्होंने। पहला तो बताया कि जनजातीय सामाजिक संगठन का आधार क्या है, पहला नातेदारी व्यवस्था, और दूसरा है गैर नातेदारी व्यवस्था। इस आधार पर क्या होते हैं, सामाजिक संगठन बनते। कहाँ, ट्राइब्स में, जनजाति में, हम जिनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वास्तव में सामाजिक संगठन की सबसे जो मौलिक इकाई है परिवार है। परिवार नहीं होगा तो क्या होगा, सामाजिक संगठन नहीं होगा। तो इसकी जो सबसे मौलिक या जो आवश्यक इकाई है वो क्या है, परिवार है। आदिम समाजों में परिवार अपने सदस्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है उसकी दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण इकाई बन जाता है। हर समाज में परिवार क्या करता है, अपने जो आवश्यकता सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जनजातीय परिवार दोनों रूप में पाए जाते हैं, एकांकी परिवार भी होते हैं उनमें, और संयुक्त परिवार भी पाए जाते हैं। इन परिवारों की प्रकृति मात्र सत्तात्मक होती है कहीं, तो कहीं कैसी होती है, पितृ सत्तात्मक होती है। और जो जनजातीय सामाजिक संगठन है,
इनमें परिवार के पश्चात क्या होता है, गोत्र का स्थान होता है। पहले परिवार होता है और फिर गोत्र होता है। और गोत्र क्या होता है, कई परिवार और वंश मिलकर के क्या करते हैं, जो समूह बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, आपके गोत्र, है ना। ये सब हमने सुना है, सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हम सुनते हैं गोत्र, ठीक है, परिवार। और इसमें क्या होता है, जो एक गोत्र के व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं। तो गोत्र हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से नातेदारी व्यवस्था के आधार पर पनपने वाली संस्था है। गोत्र का निर्माण किससे हुआ है, नातेदारी व्यवस्था के आधार पर। इसलिए गोत्र को हम क्या कहते हैं, बहिर्विवाही, यानी एक गोत्र के लड़के और लड़की का विवाह वर्जित होता है। अनेक गोत्र मिलकर गोत्र समूह का या द्विदलीय संगठन, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी निर्माण करते हैं। जनजातीय संगठनों में टोटमवाद भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये जनजातीय सामाजिक संगठनों में पाई जाती है। हमारे जो एक बहुत प्रमुख समाजशास्त्री है पिडिंगटन, इनका नाम आपने सुना है। इन्होंने कई आधार बताए हैं जनजातीय सामाजिक संगठन के, जैसे लिंग, आयु, नातेदारी, स्थान, सामाजिक परिस्थिति, व्यवसाय, धर्म, जादू, टोटमवाद, इन सबको इन्होंने क्या किया है, इसमें सम्मिलित किया है। तो ये आधार है जो अधिकांश जनजातियों में किसी न किसी रूप में तो पाए ही जाते हैं। अब जो हमारे जनजातीय सामाजिक संगठन है, इसके 3 प्रमुख अंग हम कह सकते हैं। पहला हो सकता है नातेदारी व्यवस्था, दूसरा विवाह और तीसरा परिवार। हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नातेदारी व्यवस्था की, कीनशिप सिस्टम अमंग ट्राइब्स, जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था। तो जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था क्या है, इसकी हम बात कर रहे हैं। सभी समाजों में नातेदारी और विवाह सामाजिक जीवन के सबसे आधारभूत स्तंभ कहे जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। हर समाज में सदस्य अलग अलग प्रकार के संबंधों द्वारा अनेक समूह के रूपों में परस्पर आपस में क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। जो हर व्यक्ति है वो क्या है, अलग अलग संबंधों से बड़ा जो है वो बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और उसी के आधार पर वो अलग अलग समूहों से भी वो परस्पर बंधा रहता है। इन संबंधों में से अत्यंत सार्वभौमिक और अत्यधिक आधारभूत संबंध किसको मानते हैं हम, सबसे अधिक जो आधारभूत संबंध है, इन संबंधों में से हम किसको मानते हैं, जो कि प्रजनन पर आधारित होते हैं, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आधारभूत संबंध मानते हैं। और इन संबंधों को ही नातेदारी व्यवस्था, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, किनशिप सिस्टम, और इन संबंधों को ही हम क्या करते हैं, नातेदारी व्यवस्था कहते हैं, जिसमें हम बंधुत्व प्रथा और स्वजन प्रथा को भी सम्मिलित करते हैं। ठीक है। नातेदारी के अर्थ की जब हम बात करते हैं कि भाई नातेदारी का अर्थ क्या है, तो नातेदारी का अर्थ में हम ऐसे व्यक्तियों की परस्पर हम संबंधों की व्यवस्था बता सकते हैं जो कि प्रजनन पर और वास्तविक वंशावली के आधार पर आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। यानी विवाह और रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति क्या हो गए, आपस में नातेदारी व्यवस्था का निर्माण कर लेते हैं। जो आपस में या तो विवाह से जुड़े हुए हैं या रक्त संबंधों से जुड़े हुए हैं, वो आपस में किसका निर्माण करते हैं, नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। प्रमुख समाजशास्त्री जो विनिक हैं, इन्होंने बताया कि भाई नातेदारी व्यवस्था में समाज के द्वारा हम मान्यता प्राप्त उन संबंधों को रख सकते हैं जो कि अनुमानित है और रक्त संबंधों पर आधारित है। मतलब समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, अनुमानित यानी हो सकते हैं, और रक्त संबंध पर, और या फिर क्या है, रक्त संबंधों पर आधारित है। वो संबंध किस में आते हैं, आपके नातेदारी के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। विनिक बताते हैं ये आपके हैं। ठीक है। इसी तरह से रिवर्स है, उन्होंने क्या बताया है कि भाई बायोलॉजिकल दृष्टि से अगर देखें, जैविक दृष्टि से अगर हम देखें, तो नातेदारी शब्द का अभिप्राय क्या होता है कि अनुवांशिकता द्वारा बंधे संबंधियों से है। जो संबंधी अनुवांशिकता द्वारा बंधे हुए हैं वो क्या है, नातेदार हैं। ठीक है।
इसी तरह से कानूनी और सामाजिक दृष्टि से वैवाहिक संबंधों से संबंधित जो संबंधी हैं वो विवाह मूलक नातेदार, और रक्त संबंधों से जो संबंधित आधारित नातेदार हैं वो क्या होते हैं, रक्त मूलक नातेदार कहे जाते हैं। ये किसने कहा है, आपके रॉबिन फॉक्स ने। ठीक है, इस तरह से इसको नातेदारी को बताने का प्रयास किया है। तो ये है आपकी नातेदारी को हम सामान्य रूप से किस तरीके से क्या कह सकते हैं, नातेदारी से क्या अर्थ लगाते हैं। इसी तरह से नातेदारी की डेफिनेशंस या किनशिप की डेफिनेशंस की जब आप बात करते हैं, परिभाषाओं की, तो कई समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। ऊपर हम देख चुके हैं कई समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं, विनिक की हमने देखी, रेडक्लिफ ब्राउन की हमने देखी, रिवर्स की देखी है ना। तो इस तरह से, इसी तरह से एस सी दुबे है ना, उन्होंने क्या बताया कि भाई मानव समाज में जन्म या विवाह के आधार पर परिवार के जो सदस्य है संबंध और व्यवहार की दृष्टि से क्या करते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, है ना। किस आधार पर, या तो विवाह के आधार पर या जन्म के आधार पर, और इस प्रकार कुछ सामाजिक संबंधों का निर्माण हो जाता है। भाई इसके आधार पर, किसके आधार पर, जन्म के आधार पर या विवाह के आधार पर कुछ परिवार के सदस्य क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। किस दृष्टि से, संबंध और विवाह की दृष्टि से। ठीक है, और इस प्रकार कुछ नए संबंधों का निर्माण हो जाता है। इस विशिष्ट सुव्यवस्थित संबंध श्रृंखला को नियोजित करने वाली जो प्रथा है, ठीक है, ये जो नए हमारे क्या बने संबंध, इस संबंध की श्रृंखला को नियोजित करने वाली जो प्रथा है उसको हम क्या कहते हैं, नातेदारी कहते हैं। ये आपके बताया है एस.सी. दुबे ने। इसी तरह आपके हैं मजूमदार और मदान। मजूमदार और मदान, इन्होंने क्या बताया कि भाई सभी समाजों में सदस्य कई प्रकार के संबंधों के आधार पर कई समूह के रूप में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बंधे होते हैं। कौन, समाज के सदस्य। और इन संबंधों में से जो आधारभूत संबंध है वो क्या होता है, वो प्रजनन पर आधारित होता है। सबसे मेन जो आधारभूत संबंध जो होता है, कई संबंधों से तो वो जुड़े होते हैं, लेकिन जो सबसे आधारभूत संबंध है वो किस पर आधारित होता है, प्रजनन पर। ठीक है, और इस प्रजनन पर जो आधारित संबंध होता है इसे ही नातेदारी कहा जाता है। इसी तरह चार्ल्स विनिक, इन्होंने बताया कि भाई नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वो संबंध हम जोड़ सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं, जो कि अनुमानित और वास्तविक दोनों वंशावली संबंधों पर आधारित है। अनुमानित वंशावली संबंध और वास्तविक वंशावली संबंध दोनों पर आधारित होते हैं। यानी जितनी भी हमने परिभाषाएं देखी है ऊपर, उसमें नातेदारी व्यवस्था के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि भाई नातेदारी संबंध दोनों रक्त और विवाह संबंध के द्वारा बंधे व्यक्तियों की एक व्यवस्था होती है, और नातेदारी व्यवस्था वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित की जाती है ना। परिवार, वंश, कुल, गोत्र, है ना, ये सभी क्या है, समूहों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये है नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा। कहाँ, किनशिप सिस्टम अमंग्स ट्राइब, जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था। धन्यवाद।